नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज हम प्रीलिम्स डायरी के सेकंड वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन में आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो है मेंशन कर दिया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बॉम्ब जो साइक्लोन है इससे रिलेटेड है। देखिए, जो अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर मध्य जो आपका अटलांटिक सागर है उसकी ओर से आने वाला जो बॉम्ब चक्रवात है जिसको नॉरेस्टर भी बोलते हैं, इससे निपटने की तैयारियां चल रही है। इससे पहले अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे भी जो है बॉम्ब साइक्लोन आया था और ये उसी का एक इमेज देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में विभाजित है। एक आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपका साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। जब हवाओं की दिशा नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होने लगती है तो साइक्लोन के लिए परिस्थितियां मानक हो जाती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होती है यानी कि क्लॉकवाइज होती है। इसके सेंटर में निम्न दाब होता है, अत्यधिक निम्न दाब होता है। और जैसे जैसे ये लो प्रेशर बढ़ता जाता है और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो साइक्लोन के लिए परिस्थितियां बन जाती है। बॉम्ब साइक्लोन की अगर बात करें तो सेंटर में देखिए 24 मिली बार का जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है प्रचंड होता जाता है। अगर हम बात करें कि चक्रवातों की उत्पत्ति तो इसके लिए वर्ड यूज होता है जेनेसिस। तो इसलिए बॉम्ब साइक्लोन है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बॉम्ब जेनेसिस बोलते हैं, लेकिन मीडिया वगैरह या आम बोलचाल की भाषा में इसको बॉम्ब साइक्लोन भी बोल देते हैं। ये जनरली देखिए इसका जो निर्माण होता है विंटर के दौरान होता है और ये उच्च अक्षांशों पे जो है फॉर्म होता है। अगर हम हरिकेन साइक्लोन से इसके डिफरेंस की बात करें तो जो हरिकेन साइक्लोन है वो मध्य अक्षांशों पे फॉर्म होता है और शीतन और उष्ण वातावरण के मिलने से जो है उसकी उत्पत्ति होती है, जबकि ये कहाँ है, ये उच्च अक्षांशों पे निर्मित होता है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में वायु दाब जितना ज्यादा कम होगा तूफान उतना ही ज्यादा प्रचंड होगा। ठीक है, अगर हरिकेन चक्रवात के डिफरेंस की मैं फिर से बात करूं तो जो हरिकेन साइक्लोन्स है वो आरंभिक ग्रीष्मकाल और शीतकाल के शुरू के बीच में होते हैं, जबकि बॉम्ब साइक्लोन्स जो होते हैं वो शुरुआती शीतकाल से लेके ग्रीष्मकाल शुरू होने के बीच में होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, विंटर्स में आपके जो है होते हैं। ठीक है, हरिकेन जो तूफान है वो उष्णकटिबंधीय जल यानी कि जो आपका ट्रॉपिकल वाटर है वहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हमारी आज का पहली न्यूज़ थी। इसके बाद देखिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ये एक कीवर्ड है जो कोविड महामारी की वजह से चर्चा में आया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है? देखिए, किसी भी परजीवी की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, इसकी वजह से कोई बीमारी होती है तो हमें ये समझने के लिए कि वो कैसे किसी रोग को उत्पन्न कर रहा है हमें उसकी संरचना को समझना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक परजीवी लेते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कुछ म्यूटेशन वगैरह करके उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं और फिर उन कॉपीज के थ्रू हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके जो है चीज़ों का पता लगाते हैं। तो गेन ऑफ फंक्शन, देखिए वर्ड आ रहा है गेन, गेन मतलब ज़्यादा होना। तो जब हम एक विषाणु की या एक बैक्टीरिया में किस संख्या में वृद्धि कर देते हैं और फिर उस पर रिसर्च करते हैं तो उस चीज़ को लेके एक सामान्य भाषा में गेन ऑफ फंक्शन टर्म आई है। दरअसल वायरस में उत्परिवर्तन का कारण बनने वाली, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का कारण बनने वाली परिस्थितियों में अगर सूक्ष्म जीवों में वृद्धिमान प्रजनन, उनका जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो उस पर केंद्रित रिसर्च का ये एक क्षेत्र है। देखिए, ये कई बार डेंजर भी हो जाता है और ये माना जाता है कि वुहान रिसर्च जो लैब थी वहाँ पे बेट वायरसेस पे जो ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की जा रही थी वहीं से वायरस लीक हुआ है और कोरोना महामारी का कारण बना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा क्या होता है, चिंताजनक भी होता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसमें बायो जो आपके जोखिम है यानी कि जैव जोखिम है वो अंतर्निहित होता है। जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया, वायरस को आप मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा संख्या में कोई खतरनाक चीज़ वो नुकसानदेह तो होगी ही,
ठीक है, देखिए इसीलिए इसको चिंताजनक दोहरा उपयोग अनुसंधान भी कहते हैं, यानी कि वरीसम ड्यूल यूज रिसर्च इसको जो है बोलते हैं। इसके विपरीत एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। इसका एकदम अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है उसमें ऐसा म्यूटेशन किया जाता है कि वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो वो फंक्शन करने लायक नहीं रहता, और इसलिए वो क्या है, कोई चीज़ को बीमार नहीं कर सकता है, उसको एक तरीके से संक्रमित नहीं कर सकता है। तो ये होता है लॉस ऑफ फंक्शन। इन्हीं कीवर्ड में एक और कीवर्ड आता है जिसको बोलते हैं सीरियल पैसेजिंग। देखिए, जब अलग अलग परिस्थितियों में रोगाणुओं को वृद्धि करने का अवसर देकर उनमें होने वाले म्यूटेशन का अवलोकन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तो उसको सीरियल पैसेजिंग जो है बोलते हैं, ठीक है। भारत में इस तरह की रिसर्च किस चीज़ से रेगुलेट होती है, तो देखिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989, काफ़ी बड़ा सा नेम है, तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के जीवों के निर्यात, आयात, भंडारण नियम 1989, इस तरह से ये सारी जो रिसर्च है या जो ये वर्ड आए हैं ये सब रेगुलेट होता है, ठीक है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में कभी भी गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन कीवर्ड आता है या सीरियल पैसेजिंग आती है तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए न्यूज़ में क्या है, तो न्यूज़ में राष्ट्रीय कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोड जो है ये एनसीसी, ये न्यूज़ में है। इसका देखिए ये क्या है, ये युवा विकास आंदोलन है। युवाओं के अंदर एक डिसिप्लिन को लाने के लिए, उनकी सोच के अंदर राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, उनका एक सम्मूलन विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया था। 1948 में जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। देखिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में तीनों की तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी तरीके से आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं, और इसके पूरा करने के बाद आप पर सेना को ज्वाइन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में न्यूज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत फिलीपींस के मध्य ब्रह्मोस का एक सौदा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 374 मिलियन का ये एक सौदा हुआ है, और ब्रह्मोस मिसाइल का ये पहला इस तरह का ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, ये एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि तट आधारित एंटी शिप मिसाइल है। ये जो शिप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बनी कैसे है, इसका नाम देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी, ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया की एक नदी है और मोस्कवा जो कि रूस की एक नदी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि रूस और भारत का ये जॉइंट जो है उपक्रम है, ठीक है। और भारत के सुरक्षा बेड़े में बहुत लंबे समय से ये जो है शामिल है। देखिए भारत जब तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल नहीं हुआ था तब तक जो है 290 किलोमीटर तक की मिसाइल्स तक ही हम लोग सीमित थे, लेकिन अब MTCR के अंदर जाने के बाद इस सीमा को 450 किलोमीटर और बाद में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए कोरोना वायरस के जैसा ही एक और नया वायरस नियोकोव, ये न्यूज़ में है। चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका पता लगाया गया है, दक्षिण अफ्रीका से जो है ये पता लगा है। हालांकि पहली बार इसके बारे में पता चला हो ऐसा नहीं है, आपने ध्यान रखना है। 2011 में ही इस वायरस के बारे में पता लग गया था। इसका ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करने का तरीका वैसा ही है जैसे कि कोरोना वायरस का होता है, और ये भी चमगादड़ों से ही होने वाला एक वायरस है, तो काफ़ी सिमिलर है कोरोना वायरस के, ठीक है। लेकिन ये जो संक्रामित करता है वो काफ़ी तेज़ी से करता है, इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। तो आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, फिलहाल ये दक्षिण अफ्रीका से पता चला है, लेकिन पहली बार अभी पता चला हो ऐसा नहीं है, 2011 में इसका पता चल गया था, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, तो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन, ये टॉपिक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन्होंने एक आदेश दिया है इस मिशन के गठन के लिए, ताकि जो कोयला संयंत्र है उनसे जो राख, जो फ्लाई ऐश निकलती है उसको जो है एक तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए जो अप्रयुक्त फ्लाई ऐश है उसका एक वार्षिक स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, उसकी कैसे निगरानी हो, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, पर्यावरण के अनुरूप उसका क्या प्रयोग हो सके। और इसके अलावा जो 1670 मिलियन टन का एक एक्यूमुलेशन हमारे यहाँ ऑलरेडी बन गया है, उसको कम से कम खतरनाक तरीके से कैसे यूज करें, इस चीज को ये मिशन देखेगा। देखिए इस मिशन में कौन कौन लोग होंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव होंगे। इस मिशन की हर महीने जो है बैठक होगी। अब देखिए जो ये फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 ये भी एक जारी की गई थी, तो ये जारी किसके अंतर्गत की गई थी, तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हवा के अंदर प्रदूषकों को कम करने के लिए, पर्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए इस फ्लाई ऐश के मैनेजमेंट को लेकर एक अधिसूचना 2021 में जारी की गई थी। और इस अधिसूचना में क्या कहा था भाई, ये कहा था कि जो आप भूमि में या जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे इस फ्लाई ऐश को डंप कर देते हैं, इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। और साथ में ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर मुआवजा लग सकता है। ठीक है, पॉल्यूटर्स पे सिद्धांत का इसके अंदर अनुपालन जो है किया गया है, यानी कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा वही जो है पे भी करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि आपको जो है एक तरीके से मुआवजा देना पड़ेगा अगर आप नियमों के अनुरूप काम नहीं करते हो। इसके अलावा जिन योजनाओं में या जिन चीज़ों में फ्लाई ऐश का यूज़ हो रहा है वहाँ तक फ्लाई ऐश को पहुँचाने का काम भी इन तो कोयला संयंत्रों को फ्री में करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज दी गई है। ये देखिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए लाला लाजपत राय, ये न्यूज में है क्योंकि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दी गई। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी को 1865 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तो सभी को ही जानते हैं। इनको पंजाब का केसरी या फिर पंजाब का शेर भी कहा जाता था। अगर बात की जाए कि कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो देखिए लाहौर के आर्य समाज में शामिल हुए थे। इसके अलावा हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और जो होम रूल लीग आंदोलन था वो भी अमेरिका में इन्होंने उसकी स्थापना की थी 1917 में। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया था। फिर अगर 1926 की बात की जाए तो केंद्रीय विधानसभा का उपनेता इनको चुना गया था। ठीक है, 1984 में पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएनबी के ये को फाउंडर थे। देखिए पीएनबी वैसे भी घपले घोटालों की वजह से बहुत न्यूज़ में रहा है, लाला लाजपत राय भी न्यूज़ में, तो दोनों के बीच एक लिंक है कि इसके को फाउंडर थे। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की हम बात करें तो देखिए यंग इंडिया लिखा है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया इन्होंने लिखा है, इंडिया विल टू फ्रीडम लिखा है, भगवत गीता का संदेश इनके द्वारा लिखा गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया है। ठीक है, भारत का राजनीतिक भविष्य, अमेरिका का यात्रा वृत्तांत, डिप्रेस्ड ग्लासेस, ये कुछ चीजें हैं, साहित्यिक कृतियां हैं जो इनकी तरफ से लिखी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए जलीय कृषि में कीच कल्चर, ये एक न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? जो हमारे मत्स्य पालन विभाग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कीच कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं। ये कीच कल्चर होता क्या है? देखिए पानी के अंदर जाल के रूप में कुछ फ्लोटिंग सा जो है एक संरचना इस तरह की बना दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इनके बीच में जो है मछलियों का पालन किया
जाता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि पानी का प्रवाह आप नहीं रोकते हैं, और क्योंकि पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो मछलियों को उस ऑक्सीजन की आपूर्ति आराम से होती रहती है। पानी की, क्योंकि आप जो है प्रवाह को बाधित नहीं कर रहे हैं, तो नदी का इकोसिस्टम भी ठीक रहता है, और इन केजेस के अंदर फूड वगैरह प्रोवाइड करके आप जो है एक तरीके से मछलियों की खेती आप कह सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एक संरचना होती है। ठीक है, वापस आते हैं। तो देखिए, इससे क्या है, ऑक्सीजन युक्त जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है, इसलिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन से मछलियां जो मर जाती है ये समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो इसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन होता है, क्योंकि पानी को आप एक जगह रोक नहीं रहे हो, तो स्टेगनेंट वाटर जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का रीज़न बनता है, वो नहीं होता है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सिंड्रोम यहाँ देखने को मिलता है। कई बार कम जो है पानी के अंदर ऑक्सीजन होने की वजह से मछलियाँ ज़्यादा मरने लगती है। जब वो और मरने लगती हैं तो वो सड़ती हैं। जब वो सड़ती हैं तो जो डीकम्पोजर होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करके उनकी सड़न का काम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कम होती है। तो बेसिकली एक लो डिजॉल्व ऑक्सीजन सिंड्रोम जो है हो जाता है। इसके अलावा क्या है, नेविगेशन संबंधी मुद्दे। इस तरह के जाल अगर पानी में तैरते रहेंगे तो बोट वगैरह को जाने में तो प्रॉब्लम होगी ना, ये एक चुनौती देखने को आती है। और सुपोषण, ठीक है, ये एक देखने को मिलता है नदी में, क्योंकि आप मछलियों के लिए फूड वगैरह दे रहे हो, मछलियों का भी अवशिष्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से नदी के अंदर क्या है, बेसिकली न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बढ़ जाते हैं, उनकी वजह से जो आपके जूप्लैंक्टन है वो बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे नदी में सुपोषण की समस्या आ जाती है। इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट है, कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ग्राफीन नवाचार केंद्र। ये जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है इसको केरल में खोला जा रहा है, ताकि जो वहाँ के युवा छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनको जो है इस चीज़ में रिसर्च करने के लिए बढ़ावा मिले। ये क्या होता है, कार्बन का देखिए एक आइसोटोप होता है, और इसको वंडर मटेरियल, आश्चर्यजनक पदार्थ बोलते हैं। क्यों? इसमें विद्युत की चालकता काफ़ी अच्छी होती है और रासायनिक स्थिरता इसके अंदर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है और हल्का होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको वंडर मटेरियल बोलते हैं। ग्राफीन की एप्लीकेशंस आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, उपयोग कहाँ का होता है, तो आपका जो है जैविक इंजीनियरिंग, ऊर्जा का भंडारण, इसके अलावा जो स्मार्टफोन की स्क्रीन में डायोड एमिटिंग होते हैं वहाँ पर इसका यूज़, ठीक है, निष्पंदन पेंट और सौर पैनलों को बनाने में ग्राफीन का यूज़ होता है। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन अंडर रिसर्च अभी हैं, जो आने वाले भविष्य में हमें पता चल जाएंगी। फिर फॉरेक्स रिजर्व न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में भारत में गिरावट आई है। ये होता क्या है, देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के अंदर उसकी केंद्रीय बैंक की एक संपत्ति होती है, एक रिजर्व्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकता है, या फिर कोई अन्य सरकारी प्रतिभूतियां हो सकती है। यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ग्राफ दिखाया हुआ है, जिसमें 2018 से लेके 2022 का डाटा है। लगातार हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखिए इंक्रीज की तरफ था, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है आप देख सकते हैं डिक्रीज ये थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी गिरावट आई है। ठीक है, अब देखिए, हम बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर क्या क्या शामिल होता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, डॉलर, पाउंड, ठीक है, रेनेबी, ये सब हो सकते हैं। गोल्ड हो सकता है, फिर एसडीआर हो सकते हैं, जो आईएमएफ के अंदर हमें, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास से जो रिजर्व ट्रेंच होता है ये होता है। एसटी और रिजर्व ट्रेंच क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। ये दो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर करनी है। ठीक है, किसी दिन मैं भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, भारत और ओमान, ये दोनों कंट्री न्यूज़ में है, क्योंकि ओमान के जो रक्षा मंत्रालय के महासचिव है वो भारत के दौरे पर हैं। अगर 1955 की बात की जाए तो हमारे बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। 2008 में जो है इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
खाड़ी सहयोग परिषद की बात हो, अरब लीग की बात हो, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात हो, इन सभी प्लेटफॉर्म पे ओमान जो है भारत के साथ सहयोग करके चलता है। इसके अलावा एक गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी भारत और ओमान के बीच संबंधों को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए। सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? अल नगाह। वायुसेना अभ्यास कौन सा होता है? ईस्टर्न ब्रिज। और नौसेना अभ्यास की बात करें तो नसीम अल ब्रह। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई है और इस बैठक में देखिए ये आसियान डिजिटल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ है, जिसमें आसियान के 10 देश, जिनका एक मैप यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके अलावा इनके जो संवाद साझेदार देश हैं, इनकी जो है बैठक हुई थी, ठीक है। इस बैठक के अंदर भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को अंतिम रूप देने पर जो है चर्चा हुई है। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे इस कार्य योजना में कि जो नकली और चोरी वाले मोबाइल हैंडसेट होते हैं, उनका जो यूज़ किया जाता है, उससे निपटने के तरीके पे जो है बातचीत की गई है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन को और बढ़ाने के लिए बातचीत जो है की गई है। तो जो ये कंट्रीज़ हैं, इनके नेम आपको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल में क्या हुआ है कि अमेरिका ने ये बोला है अगर रूस ने यूक्रेन पर अधिकार किया तो हम इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बहिष्कार कर सकते हैं, इस पर सैंक्शन लगा सकते हैं। बट यूरोप जो है अपनी गैस आपूर्ति के लिए रूस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो यूरोप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का एक मैप दिखाया गया है जो यहाँ पे रशिया से आ रहा है और यहाँ देखिए रूस तक ये जा रहा है, ठीक है, जर्मनी के अंदर। इसके अलावा ये किस किस से जुड़ रहा है ये भी हम देखेंगे। ये क्या है? एक्सपोर्ट करने के लिए लाइन है जो बाल्टिक सागर के रास्ते से रूस से होकर यूरोप तक गैस ले जाती है। इस नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर 2 पाइपलाइन होगी और हर 2 पाइपलाइन के अंदर 2 गैस आपूर्ति जो है पाइप्स लगाए जाएंगे, ठीक है। ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जनवरी सहित कई देशों के ईईजेड से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये बाल्टिक सागर पाइपलाइन और आपका जो उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन से जुड़ती है और आगे जाके यूरोपीय ग्रिड से जुड़ जाती है, जहां से फिर यूरोप में जो है सप्लाई की जाती है। यूरोप के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस पे सैंक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लगभग 40% अपनी गैस की जो है आपूर्ति इंपोर्ट के जरिए यूरोप जो है रूस से करता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस। देखिए एम्स के जो एक तरीके से शोधकर्ता हैं, उन्होंने आप कह सकते हैं परमिशन मांगी है। भाई कोविड-19 के बाद जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है, तो इस मामले में जांच करने की उन्होंने परमिशन मांगी है। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस क्या है? इसके अंदर जो अस्थि टिश्यू होते हैं, बोन टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई या तो कम हो जाती है या फिर कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज मर जाते हैं। इसको बोन डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, जो उच्च स्टेरॉइड जो दवाइयाँ होती हैं उनका अगर आपने लंबे टाइम तक यूज़ किया है या अल्कोहल का यूज़ लंबे टाइम तक किया है तो ये बीमारी जो है जनरली हो जाती है। इसके कोई लक्षण शुरू में पता नहीं चलते, चोट वगैरह लगने पर जब हड्डियों में पेन होता है तो ये बीमारी सामने निकल कर आती है, ठीक है। अब देखिए प्लेसेस इन न्यूज़ हम एंड में देखते हैं। हमेशा हम जब भी प्रीलिम्स डायरी डिस्कस किया करेंगे तो मैपिंग के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम डिस्कस किया करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ओमान हमारा न्यूज़ में था, तो ये ओमान का एक मैप दिखाया गया है, इसको आप ढंग से देख लीजिएगा। इसके अलावा दुक्कुम बंदरगाह देखिए एक न्यूज़ में था, भारत ने यहाँ पे कोलैबोरेशन ओमान के साथ किया है और ये देखिए चीन की एक तरीके से जो स्ट्रैटेजिक यहाँ पे उनकी पहुंच है उसको काउंटर करने के लिए किया गया और ये ईरान के चाहबार पोर्ट के भी पास पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये रहा ईरान आपका और ये दुक्कुम बंदरगाह कहाँ पे है? ये ओमान के अंदर है। इसके अलावा 2 मैप लोकेशन और इम्पोर्टेंट है, एक लिथुआनिया, ठीक है, दूसरा फिलीपींस। देखिए लिथुआनिया कहाँ पे? बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर लगाती हुई ये एक कंट्री है। इसके अलावा लातविया,
ठीक है, बेलारूस और पोलैंड, ठीक है, और साथ में रशिया का एक छोटा सा पार्ट, इससे ये बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा फिलीपींस देखिए न्यूज़ में है, यहाँ पे साउथ चाइना सी से ये बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा फिलीपींस सी से बनाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के नाम दिए हुए हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था। अब आप लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि 3 दिन में एक वीडियो लाने के बजाय हम हर ऑल्टरनेट डे पे प्रीलिम्स डायरी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम 2 दिन के करंट अफेयर को इकट्ठा आपको पढ़ाएंगे। और ये इनिशिएटिव 5 जून 2022 तक लगातार जारी रहेगा और उसके बाद भी ये जारी रहेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इतनी सारी रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है, आपको सभी माननी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।